साथियों नमस्कार। अब तक हम बिजोले किसान आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके दूसरे चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बात हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो दूसरा चरण है वो 1916 से प्रारंभ होता है। हालांकि कुछ किताबों में 1915 भी आता है। इस चरण को योग्य नेतृत्व और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव का काल कहा जाता है। योग्य नेतृत्व का काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसी काल में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। राष्ट्रीय आंदोलन का जुड़ाव से काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस चरण में ये जो बिजोले किसान आंदोलन है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगठन जैसे कांग्रेस, राजपूताना मध्य भारत सभा या राजस्थान सेवा संघ, उन सभी संगठनों से ये जुड़ा। इस चरण में सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार विजय सिंह पथिक का बिजोलिया में किस प्रकार आगमन हुआ। तो थोड़ा सा विद्यार्थियों आप ध्यान रखें कि जो मूल रूप से भूप सिंह थे वे क्रांतिकारी थे। सन 1915 में संपूर्ण भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति करने का निर्णय हुआ और सभी क्रांतिकारियों को कुछ निश्चित स्थान दिए गए थे कि आप उस स्थान पर जाकर इस क्रांति को पूर्ण करेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं पथिक थे, उनको अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र दिया गया। यहां पहले से ही खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे थे। तो खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने सन 1915 की सशस्त्र क्रांति का अजमेर और ब्यावर के क्षेत्र में निर्वाह किया। हालांकि यह क्रांति असफल हो गई। बाद में इन दोनों को अजमेर के टोडगढ़ जेल में कैद कर लिया गया। कुछ समय बाद में विजय सिंह पथिक अर्थात भूप सिंह इस जेल से फरार हो गए और फरार होने के बाद में चित्तौड़ के अंदर एक गांव है ओछड़ी गांव, उस गांव में आकर रहने लगे। इसी दौरान साधु सीताराम दास, इनकी एक संगठन था विद्या प्रचारणी सभा। इस विद्या प्रचारणी सभा के अधिवेशन में ही साधु सीताराम दास से विजय सिंह पथिक की मुलाकात हुई और यहीं पर ही साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया कि आप बिजोलिया के क्षेत्रों में आइए और वहां के किसानों का नेतृत्व कीजिए। और विजय सिंह पथिक ने इनकी बात को स्वीकार किया और विजय सिंह पथिक जब बिजोलिया आए तब उनका नाम मूल रूप से भूप सिंह से विजय सिंह पथिक हो गया। पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में जो अपनी सहभागिता निभाई है, उस सहभागिता को मोटे रूप से हम 3 व्यवस्थित भागों में रख सकते हैं। जैसे एक है स्थानीय संगठनों का निर्माण, एक है राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ाव और तीसरा है आपके समाचार पत्रों का सहयोग। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के क्षेत्र में स्थानीय संगठनों का भी निर्माण किया, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय संगठनों से भी जोड़ा और इस आंदोलन को प्रचारित करने के लिए समाचार पत्रों का भी सहयोग लिया। जब हम इन तीनों स्थितियों को देख लेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन को किस प्रकार से विजय सिंह पथिक ने प्रचारित किया। सबसे पहले हम साथियों इस चीज को देखेंगे कि स्थानीय संगठनों का निर्माण आखिरकार कैसे हुआ। सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो हमें संगठनों की जरूरत क्यों पड़ती है। विजय सिंह पथिक प्रारंभ से ही एक क्रांतिकारी थे। उनके जहन में एक बात थी कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी साथियों क्योंकि संगठन से ही किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। जो सारी शक्ति है वो एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी लगाई जा सकती है। इसलिए विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों को, बिजोलिया के आम नागरिकों को यह बात समझाई कि अगर हमें आंदोलन को सफल करना है तो सबसे पहले हमें स्थानीय संगठनों का निर्माण करना पड़ेगा। इसी रूप को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले विजय सिंह पथिक जो साधु सीताराम दास की विद्या प्रचारणी सभा थी उसकी एक शाखा बिजोलिया में स्थापित की और बिजोलिया के आम लोगों को इस शाखा से जोड़ा। इसी दौरान जो वर्मा जी सरकारी पद पर कार्यरत थे वो विजय सिंह पथिक से प्रभावित हुए
और उन्होंने अपना सरकारी पद छोड़ दिया और साधु सीताराम दास भी विजय सिंह पथिक से जुड़ गए। इस प्रकार आपके विजय सिंह पथिक के दो सहयोगी हो गए, एक तो साधु सीताराम दास और एक आपके माणिकलाल वर्मा। इस संगठन के बाद में आपके विजय सिंह पथिक ने सन 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण ये संगठन है और अक्सर कई परीक्षाओं में इस संगठन के बारे में पूछा जाता है। इस ऊपरमाल पंच बोर्ड को ही बिजोलिया किसान पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसका गठन सन 1917 में हुआ और ये बात ध्यान रखेंगे, इसके जो मुखिया थे वो साधु सीताराम दास या माणिकलाल वर्मा या फिर आपके विजय सिंह पथिक नहीं थे। इसके मुखिया अर्थात सरपंच मन्नालाल पटेल को बनाया गया। या हमें यह बात ध्यान रखनी है कि एक स्थानीय व्यक्ति को मुखिया बनाने से यह फायदा है कि वो आसानी या सरलता से आम लोगों को संगठन से जोड़ सकता है। तो हमें यह भी एक बात समझ में आ रही है कि किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए विजय सिंह पथिक ने आम लोगों को आंदोलन से जोड़ा। सन 1917 में ही हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने चित्तौड़ के अंदर एक स्थान है बेरीसाल से बिजोलिया किसान आंदोलन का शंखनाद किया और इसकी शुरुआत की। इस समय उन्होंने एक मंत्र आम नागरिकों को दिया कि हरियाली अमावस सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के लिए अब धर्म युद्ध की ठान लो। कई बार ऑब्जेक्टिव पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हालांकि बिल्कुल सरल बात है और आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हो। और जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन किया और ऊपरमाल रा डंका नामक एक पर्चा भी जारी किया। तो हमें स्थानीय संगठनों में 3 संगठनों के नाम याद रखने हैं, विद्या प्रचारणी सभा, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल सेवा समिति। अब हम आगे देखें साथियों, तो स्थानीय संगठनों के निर्माण के बाद विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय संगठनों से जोड़ा। उन राष्ट्रीय संगठनों में सबसे पहले उनका ध्यान कांग्रेस की ओर गया। हम देखेंगे कि किस प्रकार से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को कांग्रेस की ओर मोड़ दिया और कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं का इस आंदोलन में सहयोग लिया। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक वार्षिक अधिवेशन होता था। 1918 के अंदर दिल्ली में एक वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। यहां विजय सिंह पथिक जी आए और उन्होंने कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की जो दुर्दशा है उससे विद्यार्थी जी को अवगत करवाया और किसानों की ओर से गणेश शंकर जी को एक राखी भी भेंट की। इसी से प्रसन्न होकर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने विजय सिंह पथिक को यह आश्वासन दिया कि वे आने वाले समय में अपने समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलनों की दुर्दशाओं का उचित विवरण देंगे। इसके साथ ही प्रयागराज से प्रकाशित अभ्युदय, कलकत्ता से प्रकाशित भारत मित्र और पुणे से प्रकाशित मराठा जैसे समाचार पत्रों ने भी इस आंदोलन की घटनाओं को छापने की शुरुआत की। तो यहां हम देख सकते हैं साथियों कि किस प्रकार विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के जो दिल्ली अधिवेशन है उस दिल्ली अधिवेशन का उपयोग करते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मुलाकात की और इन समाचार पत्रों के माध्यम से इस आंदोलन को प्रचारित भी किया। आगे हम देखें तो कांग्रेस के 1919 का जो अधिवेशन अमृतसर में हुआ था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। यहां पर भी विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया की दुर्दशा का आम नागरिकों और जन नेताओं के सामने रखने का प्रयास किया। विजय सिंह पथिक ने यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा एक प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में रखने की कोशिश की। हालांकि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन उस समय के लोकप्रिय नेता महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने मेवाड़ के महाराणा को स्वयं पत्र लिखा और उन्हें इस बात से अवगत करवाया कि उनके और उनके अधीन जो राव हैं उनकी नीतियों के कारण बिजोलिया किसान आंदोलन चरम पर है, किसानों की दुर्दशा है, तो राणा को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
तो ये जो सम्मेलन हुआ है, ये जो अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन में भी विजय सिंह पथिक ने अपनी मांगों को रखने और उन मांगों को पूर्ण करवाने का प्रयास किया। इसके अगले ही साल सन 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी कर रहे थे, वहां पर विजय सिंह पथिक ने 3 किसानों के माध्यम से एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की दुर्दशाओं को दिखाया गया। इससे महात्मा गांधी द्रवित हुए और उन्होंने विजय सिंह पथिक और बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया और अपना समर्थन उन्हें दिया। इसके साथ ही याद रखे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई को जांचकर्ता के रूप में बिजोलिया भेजा और उन्हें कहा कि आप जाइए और वहां की स्थितियों का पता लगाइए। कांग्रेस के बाद साथियों, विजय सिंह पथिक ने एक अन्य संगठन राजपूताना मध्य भारत सभा का भी सहयोग लिया और जब इसका अधिवेशन हो रहा था तो वहां विजय सिंह पथिक पहुंचे और उन्होंने यहां पर भी किसानों की दुर्दशा का उल्लेख किया। तब राजपूताना मध्य भारत सभा की ओर से भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक जांच दल बिजोलिया भेजा गया। इस प्रकार कांग्रेस के बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा, दोनों ही संगठनों का विजय सिंह पथिक ने अच्छा इस्तेमाल किया। तीसरा जो संगठन है वो राजस्थान सेवा संघ। 1919 में विजय सिंह पथिक की मुलाकात गांधी जी से हुई। यह मुलाकात वर्धा नामक स्थान पर हुई, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर है। यहां पर जब विजय सिंह पथिक और महात्मा गांधी की मुलाकात हुई तो महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को एक संगठन बनाने का सुझाव दिया और इस सुझाव को मानते हुए सन 1919 को वर्धा महाराष्ट्र में ही विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसर सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी आदि के सहयोग से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। हालांकि बाद में इसका मुख्यालय 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार साथियों, हम देख पा रहे हैं कि विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस, राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से आंदोलन को प्रचारित करने का काम किया, लोगों को जागृत करने का काम किया। स्थानीय संगठनों के निर्माण और राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग लेने के बाद विजय सिंह पथिक का जो अगला महत्वपूर्ण कार्य था वो था समाचार पत्रों का सहयोग और उनका प्रकाशन। विजय सिंह पथिक इस बात को भली भांति जानते थे कि जब तक किसानों की दुर्दशा से अन्य लोगों को हम अवगत नहीं करवाएंगे, तब तक बिजोलिया के किसानों की मांगों को हम पूर्ण नहीं करवा सकते। और अन्य लोगों को अवगत कराने का जो सबसे सरल माध्यम था वो था समाचार पत्र। समाचार पत्रों के माध्यम से आप किसी भी स्थिति का उल्लेख कर सकते हैं और उन स्थितियों से अन्यों को अवगत भी करा सकते हैं। इसी क्रम में विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र, अभ्युदय समाचार पत्र, भारत मित्र, मराठा, इन समाचार पत्रों का प्रयोग किया। जब विजय सिंह पथिक ने 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की और तब ऊपर माल सेवा समिति गठन किया था, उसी समय उन्होंने एक पर्चा भी जारी किया था, ऊपर माल का डंका। इस पर्चे के माध्यम से भी विजय सिंह पथिक ने यहाँ के नागरिकों और किसानों की दुर्दशा का उल्लेख किया। इसके बाद जब विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ का गठन किया तो उस राजस्थान सेवा संघ के अधीन राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्र निकाले और इन समाचार पत्रों के माध्यम से भी बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचारित करने का काम किया। इस दूसरे चरण में हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है, दूसरे चरण में किस प्रकार से विजय सिंह पथिक का आगमन हुआ और उनकी सहभागिता को किन किन दृष्टिकोण से देखा जाता है, उनमें हमने स्थानीय संगठनों का निर्माण, इसके उपरांत राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ाव और समाचार पत्रों के योगदान को देखा। अब हम इस के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाओं और समझौतों और बनने वाले आयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं साथियों, जब ये दूसरा चरण 1916 से 1923 के मध्य हुआ
तो इस समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और उन घटनाओं के बाद कौन कौन से समझौते हुए, किसानों और सरकार या राणा के मध्य कौन कौन से आयोग बने, उन सारी बातों को हम यहां देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जब आपके प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के मध्य होता है। इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिजोलिया के राव ने किसानों पर 14 रुपए का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। जब आपके युद्ध हो रहा था तो किसानों से टैक्स के रूप में 14 रुपए युद्ध कर के रूप में लिया जाने लगा, लेकिन नारायण पटेल ने इस टैक्स का विरोध किया। ये वहां के एक लोकप्रिय किसान थे। जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो किसान हिंसक हो उठे। हालांकि बाद में राणा और राव को झुकना पड़ा और नारायण पटेल को रिहा करना पड़ा। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी विद्यार्थियों। पहली बार ऐसा हुआ जब बिजोलिया के राव या मेवाड़ के राणा ने बिजोलिया के आम नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी बात को स्वीकारा। यह किसानों की पहली नैतिक विजय मानी जाती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जब पृथ्वी सिंह जो राव थे वहां के बिजोलिया के, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसके बाद केसरी सिंह अल्पवयस्क थे। तो प्रशासन चलाने के लिए मेवाड़ के राणा ने अमर सिंह राणावत को यहाँ का प्रशासक और डूंगर सिंह भाटी को यहाँ का नायब बनाया था। डूंगर सिंह भाटी के पश्चात महाराणा ने माधो सिंह को नायब के रूप में नियुक्त किया, लेकिन माधो सिंह की नीतियां किसान विरोधी थी। इसके कारण स्थानीय नेता माणिकलाल वर्मा, प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक ने माधो सिंह की नियुक्ति का विरोध किया। और जब विरोध चरम पर था तभी माणिकलाल वर्मा ने इसी दौरान एक गीत लिखा जिसे पंछीड़ा गीत के रूप में जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में इस गीत के बारे में पूछ लिया जाता है। इसी विरोध के दौरान प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था कि मान मान मेवाड़ी राणा, प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। इन कविताओं के माध्यम से माणिकलाल वर्मा, प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल ने महाराणा राव और ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। अंत में स्थानीय सरकार ने माणिकलाल वर्मा को, प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल को और साधु सीताराम को गिरफ्तार कर लिया। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे साथियों, विजय सिंह पत्तिक यहां गिरफ्तार नहीं हुए। वे उमाजी के खेड़े, एक छोटा सा गांव है, वहां भूमिगत थे, इसलिए उस गिरफ्तारी से बच गए। लेकिन जब यह विरोध उग्र होता गया तब महाराणा ने सन 1919, बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, सन 1919 में किसानों की दुर्दशा का परीक्षण करने के लिए एक आयोग गठित किया जिसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कहा जाता है। इस आयोग में बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत और अफजल अली सदस्य के रूप में नामित हुए थे। इस आयोग ने किसानों के पक्ष में कई बातें रखी, लेकिन न तो राव और न ही महाराणा ने इन सारी शर्तों या रियायतों को लागू किया, जिससे किसानों की दशा और दयनीय हो गई। आयोग के उपरांत मेवाड़ के राणा द्वारा ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता, इनके नेतृत्व में एक दूसरा आयोग गठित किया। हम अब तक महाराणा के द्वारा 3 प्रकार के आयोग या जांच दल देख चुके हैं। प्रथम चरण में महाराणा ने हामिद हुसैन को भेजा। सन 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की नियुक्ति की और उसके बाद में ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता, इनके नेतृत्व में एक और जांच दल मेवाड़ के महाराणा द्वारा बनाया गया। इस दल से बातचीत करने के लिए किसानों का प्रतिनिधित्व माणिकलाल वर्मा जी ने किया था। इस आयोग के द्वारा भी किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसके उपरांत ये भी आपके इस आंदोलन से जुड़े थे। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन से वार्ता की और वार्ता करने के पश्चात उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि अगर
राव, महाराणा या ब्रिटिश सरकार अगर किसानों की मांगे मानती है या उन्हें कुछ रियायतें देती हैं तो इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। विल्किंसन भी इस बात से सहमत थे। अगर आप देखेंगे विद्यार्थियों तो 1920 के आसपास असहयोग आंदोलन चरम पर था। इसके पश्चात मेवाड़ और अन्य रियासतों में किसान और जनजातीय आंदोलन भी चरम पर थे। 1917 में होने वाली रूसी क्रांति से यह आंदोलन पहले से ही प्रभावित था। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किसान एक दूसरे को कॉमरेड कहने लगे, उनमें वर्ग संघर्ष की भावना भी पैदा हो गई। इन सारी स्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि जल्द से जल्द हम एक आयोग गठित करेंगे जो किसानों की दुर्दशा की जांच करेगी और उनके लिए कुछ रियायतों की घोषणा करेगी। इसी के मद्देनजर सन 1922 में तत्कालीन एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग से वार्तालाप करने के लिए माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल और मोतीचंद इन्होंने किसानों का प्रतिनिधित्व किया और इस आयोग ने कुछ सिफारिशें दी। जैसे इन्होंने 35 लाख से समाप्त कर दी, तलवार बंदाई कर में कमी कर दी, जो चौरी कर था वो ऐच्छिक कर दिया, बंदियों को रिहा कर दिया और बेगार प्रथा पर रोक लगा दी। अब साथियों तलवार बंदाई और चौरी कर पहले हम पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में अब यहां चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आगे हम देखें साथियों तो आ जानी चाहिए कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण था वो व्यापक स्तर पर था। इस आंदोलन में विजय सिंह पत्ती का नेतृत्व मिला। इस आंदोलन में साधु सीताराम दास, माणिकलाल वर्मा जैसे नेता जुड़े। इस आंदोलन में कई सारे संगठन बने। इसी आंदोलन में खूब सारी पत्र पत्रिकाओं का संचालन हुआ और राजस्थान से बाहर छपने वाली पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी इस आंदोलन को प्रचारित करने का प्रयास किया गया। और जब हम इस चरण के अंत की ओर देखें तो विद्यार्थियों आप सब इस बात से अवगत हैं कि एक स्थान है बेंगू। बेंगू में भी इस समय किसान आंदोलन हो रहा था। सन 1923 में बेंगू के अंदर एक गांव है गोविंदपुरा और गोविंदपुरा में कुछ किसानों की हत्या हुई थी और इसी हत्या का विरोध करने के लिए विजय सिंह पथिक गोविंदपुरा गए जहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1923 में उनकी गिरफ्तारी के बाद ही यह चरण क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस प्रकार साथियों हम बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम और द्वितीय चरण को पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम इस आंदोलन के अंतिम चरण जो पतन और समझौते का काल कहा जाता है उसको देखेंगे और इस चरण के उपरांत जो अन्य दो आंदोलन हैं मेवाड़ के, एक तो बेंगू किसान आंदोलन और एक मातृकुंडी आंदोलन, उन आंदोलनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।